हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। कैसे हैं आप? एक क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है एंड ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास आता है कि सर आपने अपना कोचिंग करियर कैसे स्टार्ट किया। आप सबको पता है कि मैं कोई प्लान यूट्यूबर नहीं था कि मैंने एक प्लान करके यूट्यूब पे आया और अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया, या एक मैंने प्लान तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ये बाई चांस था, लक बाई चांस था जो मेरे साथ हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था हमारा जिसमें मैंने आपको बताया था कि विच सब्जेक्ट चूज बी चूजन, किस में एमएससी करना ज़्यादा बेटर होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री में। वो वीडियो जो था उसके ऊपर काफ़ी कमेंट आया जिनमें बच्चों ने कहा था कि सर मास्टर्स करने के बाद अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हमें बताइए कि किस तरीके से हम कोचिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्या प्रॉब्स हैं, क्या कौन से, और हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, और आप अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बता देता हूँ कि मैंने कैसे कोचिंग इंडस्ट्री में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद से ही मुझे एक शौक था कि मैं बचपन से ही एक्चुअली थोड़ा स्टेज पे जाके स्पीच देना, एजुकेशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, ये मेरे साथ होता था। मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे बचपन से ही, तो वो एक जो स्टेज फियर था वो मेरा बचपन से ही निकल गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट की लाइफ में जो स्कूल का जो ये फेज़ होता है जहाँ पे टीचर्स उनको बच्चों को प्रमोट करती हैं, आगे आने के लिए सपोर्ट करते हैं टीचर्स, स्टेज पे इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देना, रिपब्लिक डे पे स्पीच देना, ये सब हमारी लाइफ में उस समय हमें लगता है कि क्या है ये सब बकवास। पेरेंट्स यूजुअली अपने बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और डाउन द लेन 10-15 साल के बाद रियलाइज़ होता है कि जो स्कूल का टाइम था, जो वहाँ एक बार डर निकल गया, वो आने वाले टाइम में फिर कभी डर मन में रहता ही नहीं है। तो स्टेज फियर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। आप ये चीज़ खुद नोटिस करोगे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो बहुत स्मार्ट होंगे, दे आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड, बट उनकी एक प्रॉब्लम होती है स्टेज फियर। वो लोगों उनको बहुत कुछ आता है, दे एक्चुअली नो मैनी थिंग्स। टीचर गलत पढ़ा रहा है, उन्हें पता है टीचर गलत पढ़ा रहा है, या कोई मिस्टेक कर रहा है साइंस में, उन्हें पता है कि साइंस में वो टीचर मिस्टेक कर रहा है, बट वो कभी खड़े होकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। उन्हें ये डर लगता है कि पब्लिक के सामने, हम जिसको पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, या अगर आप लाइफ में आने वाले, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं अपने बारे में यहाँ कुछ नहीं कहना चाह रहा, कहते हैं ना, एज एन सीनियर मैं आपको सिर्फ कुछ एडवाइजेस दे रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे में भी बहुत अभी भी सुधार की, बहुत चेंजेस की अभी भी गुंजाइश है, और शायद मरते दम तक मैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बदल लूँगा। मे बी जिस दिन मैं धरती छोड़ के जाऊँगा उस दिन हो सकता है कि तब आई कैन से दैट यस आई हैव चेंज्ड अ लॉट। एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू। तो मैं जो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अब तक की लाइफ में मैंने जो सीखा है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मे बी आज से 10-15 साल के बाद मैं कुछ और नया बहुत कुछ सीख लूँगा एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं सबसे पहले मानता हूँ कि अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भर भर के होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए जैसे एक वकील के पास होता है। वकील को पता होता है कि उसका जो क्लाइंट है उसने मर्डर किया है, वो खूनी है, उसने सब गुनाह किया है, फिर भी वो जज साहब के सामने खड़े होकर जिस तरीके से वकालत करता है, कुछ वकील होते हैं जो बचाने की कोशिश करते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है तो आप डरते नहीं हो कॉन्सेप्ट को समझाने में। आप डरे रहोगे, आप बहुत टैलेंटेड हो, एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं है तो आप एज अ टीचर, वो रोल जो टीचर का रोल है, कहीं ना कहीं आप उसमें पीछे पड़ जाओगे। नॉलेज होना एक अलग बात होती है और टीचर बनना एक बहुत अलग बात होती है। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो बच्चे भी फिलहाल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, जो टीचिंग करियर में आने की, फिर वो गवर्नमेंट जॉब हो या वो प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस वाला जॉब हो, दोनों जॉब्स में टीचिंग होती है, सिर्फ सैलरी में और कल्चर में फ़र्क पड़ता है। आपके पास स्टेज फियर और कॉन्फिडेंस, ये दो सबसे पहले होना चाहिए। तो नॉलेज वक्त के साथ आती है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि बहुत नॉलेज चाहिए होती है टीचर बनने के लिए। मैं जब बचपन में मैं पढ़ता था 9th 10th 11th 12th में, जब बच्चे कहते हैं यार टीचर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कुछ आना पड़ता है, मैं नहीं मानता कि बहुत कुछ आना चाहिए। टीचर बनना इज नॉट अबाउट नोइंग मैनी थिंग, क्योंकि अगर आपको बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो फिर आप साइंटिस्ट बन जाते हो। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, यू आर अ टीचर। आपको जितना भी आता है वो इतना हो या इतना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंसेप्शन है कि भाई केमिस्ट्री अगर आती है तो सब आनी चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तभी आप टीचर कहलाते हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले ऐसा सोचता था, यार मैं अगर केमिस्ट्री का टीचर बन गया तो मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा, मैं फिजिक्स का टीचर बन गया तो मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा। किसने कहा? जरूरत नहीं है। आप टीचर बनना चाहते हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड नो एवरीथिंग, बट जितना भी तुम्हें आता है उसे प्रॉपर वे में कन्वे करना आना चाहिए, और ये आपकी स्पीकिंग स्किल से ही डेवलप होगा। तो पहली एडवाइस मेरी जो है, जो जितने भी बच्चे हैं, ऐसी देखिए, आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में अगर टीचिंग में जाना है, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। लोग आज से 4 साल पहले यूट्यूब की दुनिया नहीं थी, आज सबके पास कैमरा है, सबके पास रिंग लाइट है, सबके पास मोबाइल है, सब कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और सबका कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने बोलने में क्या जा रहा है। तो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, और नॉलेज लेके आपको बहुत तगड़ी केमिस्ट्री आती है, आपको बहुत कुछ, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ बहुत बार बच्चों के, आई कैन सी कि उनको बहुत नॉलेजेबल है, वो इंटरव्यूज फाड़ के आते हैं, बट जब वो कन्वे करने की बारी आती तो वो चीज़ें प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते। सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों को ही ढंग से वो बोल पाते हैं, वो भी जो साइंटिफिक लैंग्वेज में ही सिर्फ बोल पाते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में या आउट ऑफ दी
साइंस जब वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जैसे मैं बता रहा था कि मेरे को बचपन में मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, स्टेज फियर हटा दिया। दूसरी जो मेरे को लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है स्टूडेंट को समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत कम उम्र में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं जब 18 साल या 19 साल का था तब मुझे स्टेज मिल गया था टीचिंग करने के लिए। मैंने टीचिंग मजबूरी में स्टार्ट करी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हद से ज़्यादा ख़राब थी। तो उस समय मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से मैं अर्निंग कर सकूँ। कॉल सेंटर पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया तो मुझे टीचिंग में उतरना पड़ा, मजबूरी में उतरना पड़ा। तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या हुआ? मैं जब पढ़ाता था उस समय मेरी उम्र कुछ 20 साल की हुई होगी, 18-19 साल की या 20 साल की मेरी कुछ उम्र हुई होगी। मैंने 2012 में पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ, उस समय मैं 19 साल का था शायद। तो जो मैं जिन स्टैंडर्ड को मैं पढ़ा रहा था वो 9-10 के बच्चे थे। तो उनमें और मेरे में जो एज गैप था वो ज़्यादा नहीं था, तो मैं उनके बड़े भाई की तरह था। तो मैं उनके अंदर बहुत जल्दी मिक्स हो सका। हमने देखा है बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत कुछ आता है, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत नॉलेजेबल हो, तो आपका थोड़ा ईगो लिफ्ट हो जाता है। मतलब आपको लगता है यार मुझे बहुत कुछ आ रहा है और ये जो सामने 9th स्टैंडर्ड का 10th स्टैंडर्ड का बच्चा ये क्या ही है मेरे सामने। आप उसके ऊपर अपनी पूरी साइंस की नॉलेज उतारने की कोशिश करते हो, जितनी आपने बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ी है। नहीं, ये एक आपको ना गैप बढ़ने नहीं देना है। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप बढ़ने लग जाता है ना, तो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर तक कभी कन्वे कर ही नहीं पाता और फिर टीचर कभी उस चीज़ को सुन ही नहीं पाता जो स्टूडेंट कहना चाहता है। फिर टीचर अपनी हवा में अपनी दुनिया में रहता है और स्टूडेंट उससे कहीं पीछे छूट जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है वो हटाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की जो जनरेशन है वो कहाँ चल रही है। भाई हम कभी यूजुअली देखते हैं, हमने यूजुअली यही देखा है, टीचर्स दिस इज द वर्स्ट बैच आई हैव एवर सीन, ये बच्चा बहुत बेकार है, ये दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, इसको कुछ सारी कंप्लेंट्स हमारे अंदर होती हैं। हमारी सारी हम जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें बुरी लगती हैं। इसका रीज़न होता है एज गैप, इसका रीजन होता है जनरेशनल गैप, इसका रीजन होता है कि टीचर्स जिस दुनिया में रहते हैं और हम जिस दुनिया से बिलोंग करते हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इंस्टाग्राम वाली पब्लिक है, हम टिकटॉक वाली पब्लिक है, हम मीम्स पढ़ने वाले लोग हैं। मुझे तो डाउट भी है आपके जितने सीनियर टीचर्स होते हैं कभी वो मीम्स, उनको पता भी होगा कि मीम्स क्या होते हैं या कभी वो मीम्स भी देखते होंगे। तो वहाँ पे ना एक गैप आ जाता है। मैं नहीं कहता हूँ आपको स्पॉइल होना, या मैं नहीं कहता हूँ कि आपको एकदम मतलब कहते हैं ना कि अपने आपका अपना पर्सनैलिटी बदल देना, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिनको पढ़ाने जा रहे हो, आपकी रोजी रोटी जो है उन बच्चों से, और आप उन बच्चों का दिमाग चेंज करना चाहते हो, तो हम केमिस्ट्री में कैसे कहते हैं कि आपको होमोजीनियस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट मिसेबल इन द सोल्यूशन, इफ यू आर नॉट देयर इन द सोल्यूशन, यू विल बी थ्रोन आउट एज अ पीपीटी। आपको पीपीटी के तौर पे थ्रो कर दिया जाएगा। तो आपको अपनी सोल्यूबिलिटी उनके अंदर बढ़ानी है। तो आप अपनी सोल्यूबिलिटी उनके अंदर कैसे बढ़ाओगे? जब आप उनके जैसे रहोगे। आप उनके थॉट्स को, उनकी हरकतों को जज मत करो, सही गलत अच्छा बुरा इस पे जजमेंट मत करो। आप उनके जैसे बनो, उनकी तरह रहो। मैं ऑफलाइन टीचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग बहुत डिफरेंट है। ऑनलाइन टीचिंग एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। तो ये पूरा सेशन सिर्फ ऑफलाइन टीचिंग का है, जहाँ पे आप क्लासरूम में खड़े होते हो और 50 बच्चे आपके सामने एक्चुअली में बैठे होते हैं। आप बहुत टीचर्स को मैंने देखा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। देखो, जितना आप स्टूडेंट के साथ मिसेबिलिटी बढ़ाओगे उतना आप सोल्यूशन में रह पाओगे। जितना आप मिसेबिलिटी कम करोगे स्टूडेंट्स आपको उतना आसान। आज का स्टूडेंट बहुत अलग है, एंड ट्रस्ट मी, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। 10 साल में मैंने मुंबई के अलग अलग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। मैंने हर साल जनरेशन को बदलते देखा है। जब मैं 10 साल पहले पढ़ाता था, जिनको मैंने पढ़ाया 10 साल पहले, आज वो खुद टीचर्स हैं, क्योंकि वो मेरी ही एज के थे, मेरे से 1-2 साल छोटे थे, मेरे जूनियर्स थे। और आज जब मैं पढ़ाने जाता हूँ 11th 12th को, 8th 9th 10th को, जेई नीट वालों को जब पढ़ाने जाता हूँ, देयर इज अ ह्यूज चेंज, ट्रमेंडस चेंज जो जनरेशन में आ गया है। तो आप अगर जनरेशन से जितना आप रिजल्ट हो जाओगे, मेरे कुछ दोस्त हैं आईआईटी से पढ़ के आते हैं, आईआईटीएंस हैं, तो वो आईआईटी में जो माहौल देखते हैं वो बहुत अलग है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है पता है? मोस्ट ऑफ दी ये जो प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के साथ होती है जो थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो आईआईटीज एनआईटी से पढ़ के आते हैं। फिर जब वो ऑफलाइन में जाते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर स्टूडेंट्स के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, हमारा रिव्यू खराब आ रहा है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि आप जब आईआईटी में पढ़ रहे थे तो आपके सामने जो प्रोफेसर बैठा था वो बहुत सीरियस था, वो बहुत सीरियस था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग लेवल पे टीचिंग करने का पैटर्न अलग अलग होता है। जिस सीरियसनेस के साथ, जिस फोकस के साथ आप आईआईटी में लेक्चर अटेंड करते थे, अगर आप उनके जैसा टीचर 9th 10th में जाके बनोगे तो आप कभी एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। आप जो टीचर होता है ना, वो एक गिरगिट की तरह होता है, कैमेलियन की तरह होता है। आपको अपना रंग बदलना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस कैसी है। आपको हंसाना भी पड़ेगा, आपको रुलाना भी पड़ेगा, आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, चिल्लाना भी पड़ेगा, आपको दुख भरी कहानियां भी सुनानी पड़ेंगी, आपको जोक्स भी मारने पड़ेंगे। जो आप एक ही जोक्स को 4 क्लास में जाके मारोगे, खुद भी हंसोगे और उसी जोक पे बच्चों को भी हंसाओगे। इन शॉर्ट, जब आप ऑफलाइन क्लास में खड़े होते हो, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, सर टीचिंग तो टीचिंग होती है। भाई देखो, मैं मानता हूँ टीचिंग होती है, हमें ये सब नहीं करना होता, बट अनफॉर्चुनेटली
आप अगर एक 11-12 के बच्चे को पढ़ा रहे हो जो जिसका माइंड इतना एक्टिव है और वो मल्टीपल चीज़ों को सोचता है, हाइपर एक्टिव ट्रांजिशन स्टेट में है वो बच्चा। आप एक ट्रांजिशन स्टेट, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना भाई, रिएक्शन को जब आप इनिशियल स्टेज में हैंडल करो, जब रिएक्शन एकदम ट्रांजिशन स्टेट में आता तब हैंडल कर रहे हो, कि जो प्रोडक्ट की तरफ पहुंच गया तब हैंडल कर रहे हो। तो सिमिलरली आप एक 9th-10th के बच्चे को पढ़ा रहे हो जब जस्ट बडिंग है, जो ऊपर जस्ट फूल रहा है, जो ग्रो कर रहा है, या आप एक ट्रांजिशन स्टेट 11-12 के बच्चे को पढ़ा रहे हो, कि आप एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ा रहे हो जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल होने जा रहा है, जिसको भी सिर्फ नॉलेज से लेना देना है, वो पक चुका है बाकी सारी चीज़ों से। तो एज ए टीचर आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी, और ये जिस दिन आप रियलाइज कर लोगे, टीचिंग फील्ड में आना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सी ये प्रॉब्लम मैं बहुत बार देखता हूँ टीचर्स के साथ। मैं नहीं कहता मैं बहुत हिट टीचर था, मैं बहुत फेमस टीचर था, बट येस आई नो वन थिंग कि मैं जितने भी बैचेस में जहाँ मैंने जिसको पढ़ाया है, मैं बहुत ईजिली स्टूडेंट्स के साथ मिक्स कर सकता था। एक तो था एज गैप जो मेरा बहुत कम था बच्चों के साथ, मैं बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं लगता था उनके सामने, तो उनको ऐसा लगता था अपना बड़ा भाई मुझे आके पढ़ा रहा है। तो आई यूज टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। यू वॉन्ट बिलीव, बहुत सारे बच्चे तो मुझे अपने पर्सनल रिलेशनशिप की बातें भी शेयर करते थे, जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया। आई स्टिल रिमेंबर मैनी थिंग। मैं मुंबई के अलग अलग कोचिंग क्लास से आज भी वो बच्चे मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, दे स्टिल शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद मी। तो जब हम स्टूडेंट के लेवल पे आके गिरते हैं, जब उनके साथ होते हैं, फिर जब हम उन्हें सही गलत जब बताएंगे तो वो उसको समझेंगे। अगर आप स्ट्रिक्ट डंडा लेके हाथ में खड़े हो के आप आज की जनरेशन को, तो हमारी जनरेशन बहुत अलग थी जहाँ पे मुझे तो मेरे टीचर्स ने पीटा है लिटरली, मतलब कपड़े की तरह धोया है। आज की जनरेशन को अगर आप हाथ भी लगा दो तो वो जनरेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यू विल हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव इन हैंडलिंग द टुडेज जनरेशन। दे ऑल आर सो एक्सप्लोसिव, इतने एक्सप्लोसिव हो चुके हैं ना वो, मतलब सिर्फ चिंगारी डालो वो फट जाएंगे। वो सोशल मीडिया देखते हैं, दे नो कि आवाज़ कैसे उठानी है, दे नो कि टाइम पास कैसे करना है। आज उनके पास नेटफ्लिक्स है, आज उनके पास, हमारे ज़माने में पोकेमोन चलता था, है ना, हमारे ज़माने में टॉम एंड जेरी चलती थी, हमारे ज़माने में शकलाका बूम बूम चलता था। आज के ज़माने में वो सब नहीं चलता, बॉब द बिल्डर चलता था। आज के ज़माने के बच्चे जो हैं वो बहुत अलग कार्टून्स देखते हैं, बहुत अलग दुनिया में रहते हैं। आजकल पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें चलती हैं। तो यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद टुडेज जनरेशन। द डे यू रियलाइज दिस थॉट प्रोसेस, अब तुम कहोगे सर क्या ये IIT में पढ़ाने के लिए भी हमको ये सब करना पड़ेगा? मैंने पहले ही कह दिया, आप कहाँ पढ़ाना चाहते हो वो मैटर करता है। अगर आप एक 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो यू विल हैव टू बी फनी, यू विल हैव टू बी डांसिंग, सिंगिंग, आपका एक्सप्रेशन सब मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप एक 9th-10th के बच्चे को पढ़ा रहे हो, 8-9-10th के बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको उसके अंदर इंटरेस्ट जगाना है। वो बहुत इंथुजियास्टिक है, अब उसको इंटरेस्ट जगाना है, और वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पता नहीं लैंग्वेजेस में क्या क्या और पढ़ रहा होता है, सोशल सब पढ़ रहा होता है। 11-12 का जो बच्चा होता है ना वो बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, वो डर रहा होता है, मतलब उसे तो सिर्फ ये दिखता है जेई नीट जेई नीट जेई नीट जेई नीट 2 साल का। उसको आप जितना टिप्स दोगे, जितना ट्रिक्स दोगे, वो बच्चा 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठ के ना थक चुका होता है। वहाँ मोटिवेशन चलता है। इसीलिए आप देखिएगा यूट्यूब की दुनिया में आजकल, आप यूट्यूब खोलिएगा, जेई मोटिवेशन सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड मोटिवेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है जब आपको पढ़ना है, बट है रीज़न ये होता है क्योंकि जो 11-12 का बच्चा होता है उसको उतनी, आप अपने आप को वहाँ खड़े होकर देख लें, आपको कितना समझता था जब आप 11-12 में थे। तो जब आप 11-12 के टीचिंग फील्ड में आते हो तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से ढालना पड़ता है। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हो, आपको पता है कि जो बच्चा मेरे लेक्चर में बैठा है BSc केमिस्ट्री करने के लिए, उसने अपनी मर्जी से केमिस्ट्री चूज करी और उसके पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप हंसो मत हंसाओ, वो उसको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप, जैसे स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इंटेंसिटी बढ़ती है, रेडिएशन, एनर्जी, वेवलेंथ, तो जैसे आप 9-10 से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हो, आप जितने सीरियस हो जाओगे उतने ज़्यादा बेटर होता है। तो जितना आप सीरियस होते जाओगे और जितना कंटेंट डेवलप करते जाओगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। 11-12 के बच्चे को पढ़ाते समय आपको बहुत कुछ आना चाहिए केमिस्ट्री में, रिलेट करना आना चाहिए आपको, भले ही आपको डीप डाइविंग नहीं करनी है क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डीप डाइविंग। उनको बहुत सारी फॉर्मूलेज, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि उनको बहुत याद रखना, दे डोंट हैव टाइम कि उनको कॉलर-रॉशस लॉ क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ इतना बता दो एसिड बेस डालने पर अगर न्यूट्रल हो गया तो लाइट पिंक आ जाएगा, समझ ले बस। आपको जो एक्चुअल नॉलेज का भंडार होता है वो BSc MSc के बच्चे तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एज अ टीचर जब आप बनना चाहते हो तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ये दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। सेकंड थिंग होती है लैंग्वेज। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, आता बहुत कुछ है, बहुत आता है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया, लेकिन लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। हम ना ढंग से हिंदी बोल पाते हैं। मैं यहाँ पे लैंग्वेज में ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है,
हमारे पास हर 50 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाती है। अब मैं मराठी की बात करूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं मुंबई से निकल के थाने में चले जाऊँ, रायगढ़ में चले जाऊँ, सातारा रत्नागिरी में चले जाऊँ, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाता हूँ, मराठी बोलने का लैंग्वेज ही का पैटर्न बदल जाता है। अब कोंकण की मराठी बहुत अलग होती है, आप विदर्भ की साइड की मराठी देखिएगा, वहाँ साइड की मराठी बहुत, पुणे साइड की मराठी बहुत अलग होती है। अब पंजाबी हरियाणवी में भी आ जाता है, बंगालीज में भी एक्सेंट में फ़र्क आता होगा। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वो जहाँ के जो बच्चे होते हैं, आप अगर उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट उनके साथ कर पाओगे, वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगा। अब मैंने बहुत बार देखा है कि टीचर्स होते हैं, दे आर रियली गुड, दे आर टैलेंटेड, IIT NIT से पढ़ के आते हैं, बट लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे एक सर हुआ करते थे, आई स्टिल रिमेंबर, मैं नाम नहीं लूँगा, कहाँ था वो भी नहीं बताऊँगा। ही इज़ वेरी गुड इन नैनो साइंस एंड ऑल द स्टफ, वो बहुत बढ़िया थे केमिस्ट्री में, पॉलीमर में, नैनो साइंस में, या बाकी के जो क्वांटम वंटम में बहुत बढ़िया था, उन्हें बहुत कुछ आता था। लेकिन जब वो पढ़ाते थे ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलते थे। अगर आपको इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो हमें पढ़ाना चाह रहे हो उसका 50% भी हमें नहीं समझ में आएगा। आप अगर हिंदी में अच्छे तो हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में अच्छे तो इंग्लिश में पढ़ाओ, एंड मोर देन आप जिसमें अच्छे हो ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या समझ रहा है। आप इंग्लिश में बहुत बढ़िया हो, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हो, आप कॉन्वेंट से पढ़ के आए, CBSE वाले हो, लेकिन सामने जो बच्चा बैठा हुआ उसे अगर वो इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आपका रिव्यू खराब हो जाएगा। लिटरली होता है। तो जब आप ऑफलाइन में जाते हो तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। चौथा पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो हैंड राइटिंग। सिर्फ बहुत बार ये पॉइंट आता है कि जब मुझे आज भी याद है, जब मैं कोचिंग लाइन में जब पहली बार उतर रहा था लाइफ में, तो मेरे सर ने मुझसे कहा था कि योगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? बच्चे तू घर पे क्या करता है, तेरी नॉलेज कितनी उससे ज़्यादा बेटर होता है, तू ब्लैक बोर्ड पे, उस समय ब्लैक बोर्ड चलते थे, अभी तो व्हाइट मार्कर वाले बोर्ड आ गए, ब्लैक बोर्ड पे तू चौक से कितना अच्छा लिखता है। क्योंकि बच्चा जब बोर्ड पे बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन देखा था वो अट्रैक्ट, आपको भी देख लो, अगर मैं बहुत अच्छे से कलरफुल तरीके से लिखता हूँ तो आपका अट्रैक्शन जो होता है वो, मैं जो लिख रहा हूँ उसकी तरफ आपका अटेंशन फोकस बढ़ जाता है। तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैंड राइटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, हैंड राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हो, पर हैंड राइटिंग से फ़र्क पड़ता है जब आप 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे को पढ़ा रहे हो। ये चीज़ समझिए, 8, 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा होता है वो एक बहुत अलग क्लास होती है, और BSc MSc का जो बच्चा होता है वो बहुत अलग क्लास होती है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहूँगा जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, अपार्ट फ्रॉम जो अब तक मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताया, 5वां पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो है आपका पर्सनैलिटी। मतलब कुछ लोगों को देख के ना इतनी नेगेटिविटी झलकती है ना, देखते ही इतना नेगेटिव गुस्सा, मन करता पता नहीं पकड़ के पीट दूँ इसको। अगर आप पॉजिटिव हो, स्माइलिंग फेस के साथ रहते हो तो बच्चा आपके साथ करने, देखो आपको एक चीज़ समझनी है, स्टूडेंट के लिए आप जब तक वो स्टूडेंट लाइफ में आप उसके हीरो हो, वो आपको ही देखता है। 50 बच्चे बैठ के आपको देख रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ाने जाता था, मैंने कौन सा पेन लगाया है, मैंने कौन सी शर्ट पहनी है, मैंने कौन सी पैंट पहनी है, मेरी घड़ी कौन सी है, मेरी अंगूठी कौन सी है, मेरा कड़ा मैंने पहना है कि नहीं, बच्चे यहाँ तक ऑब्जर्व करते थे। और ये मैं 11, 12 के बच्चों की बात कर रहा हूँ। BSc MSc के बच्चों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता, उनको सर पढ़ा के चले जाओ यार, वैसे ही कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा होता, पढ़ा दो, वही बहुत बड़ी बात है। पर 11, 12 का बच्चा आप देखिएगा, आजकल यूट्यूब पे हो रहा है, 11, 12 का बच्चा इतना वॉलेटाइल होता है, हम इसके फॉलोवर हैं, हम उसके फॉलोवर हैं, हम इसको सपोर्ट, पढ़ाई छोड़ के बाकी वो सारा रायता फैलाएंगे। तो आप जब इस फील्ड में आ रहे हो, ये आपका प्रोज एंड कॉन्स मैं बता रहा हूँ आज, ये सब चीज़ें दिमाग में रखना, ये सब बहुत मैटर करता है। कहने के लिए तो बहुत मैटर करता है, ना कहने के लिए तो ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यस, छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने अंदर इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने अंदर इन चीज़ों को इंकलकेट करते हो, टाइम लगता है, आई एग्री, एक रात में या एक दिन में नहीं हो जाता। बट जब आप इन पॉइंट्स को जॉट डाउन करके रखो और इन पॉइंट पर वर्कआउट करो, तो आप जब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, मेरे सर ने, मेरी मैम ने एक बार मुझसे कहा था, टीचिंग करते समय अपनी पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर मत करवाना। कब बहुत बार मैंने देखा, ब्रेकअप हो गया, घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया, वो फ्रस्ट्रेशन लेके जब आप क्लासरूम में आते हो, आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक रूल हमेशा याद रखना, जब आप क्लासरूम के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करते हो तो जो क्लासरूम की चौखट होती है, जो दरवाजा होता है, वो बाउंड्री लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा होती है। अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी सारी दुनिया की सारी टेंशन, कितना ही बकवास आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, सब उस क्लासरूम से बाहर रखना, और क्लासरूम से बाहर रखने के बाद क्लास के अंदर आना और बच्चों के साथ मिंगल हो जाना। अगर आप वो फ्रस्ट्रेशन क्लास के अंदर तक लेके आते हो, बहुत बार मेरे साथ भी हुआ था, कभी कभी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, और जब क्लासरूम के अंदर आ जाती थी तो परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता था। और अभी भी होता है, यूट्यूब की दुनिया में भी होता है, कभी कभी जब पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते, हम वीडियोस नहीं बना पाते, वो प्रॉपर वीडियोस में एनर्जी नहीं जा पाती है, वो बॉडी लैंग्वेज ही एकदम गिर जाती है। तो वो
आप मेरे से उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं सर हम आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हो तो ही आप किसी को पॉजिटिविटी ट्रांसमिट कर सकते हो, वरना आप अगर अंदर से नेगेटिव हो आप सामने वाले को भी नेगेटिव बना दोगे। तो जब आपको टीचर बनना है बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप एज अ टीचर आपका कहा हुआ एक एक वर्ड न जाने क्या इंपैक्ट कर सकता है किसी बच्चे के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो रूल याद रखना है कि जजमेंटल नहीं होना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि हर बच्चा क्लासरूम में अलग, मैंने बहुत बार देखा है, मैं ये यूट्यूब पे भी देखता हूँ और ये मैंने ऑफलाइन में भी देखा है, हम बच्चों को जजमेंट कर देते, तो तेरा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, तू बर्बाद। आपका कहा हुआ एक वर्ड हो सकता है किसी को लिफ्ट कर दे और हो सकता है किसी के मोरल को गिरा दे। आप जिस तरीके से कह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उसको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हो, जैसे जहर से जहर को काटा जाता है, पर कभी कभी अनवांटेड जहर खिलाने से सामने वाला मर भी सकता है। आप किस तरीके से उसको कह रहे हो। आप बच्चों को डिसरिस्पेक्ट मत करो। हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई बच्चा मजबूरी में केमिस्ट्री लेके बैठा हो, या हो सकता है कोई बच्चा मजबूरी में पढ़ाई कर रहा हो, उसका दिमाग, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो बंदर को भी, मछली को भी, पंछी को भी, हाथी को भी, घोड़े को भी, सबको पेड़ पे चढ़ने के लिए कहेगा और बोलेगा अब हम तुम्हारा टेस्ट करेंगे कौन बेहतरीन है। हमारे यहाँ पे जो जजमेंट का तरीका होता है वो होता है कि एग्जाम, रेक्टिफिकेशन, मार्क्स, आप कितना रात को मगअप करके सुबह उसको उल्टी कर सकते हो पेपर में, वो हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका होता है। तो आपको ये खुद को समझाना पड़ेगा कि आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हो जहाँ पे स्टूडेंट को जज करने का जो तरीका है वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है। और अगर आप उसके बेसिस पे स्टूडेंट को जज करना स्टार्ट कर दोगे तो 5 साल के बाद वही बच्चा तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा और तुमको कहेगा देखो सर तुमने मेरी बेइज्जती करी थी ना, मैं केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं कर पाया लेकिन आज मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वो हो सकता है तुम्हारे ही कॉलेज में आके अपने नाम की लेबोरेटरी खुलवा के चला जाएगा और तो उसके प्लेट के ऊपर उसका नाम लिखा होगा, तब तुम खड़े होकर कहोगे यार इस बच्चे को तो मैंने बेइज्जती करी थी। नेवर इंसल्ट अ स्टूडेंट जस्ट बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन करने का तरीका बहुत गलत है, एक्चुअली बहुत गलत है, बट ठीक है वो हमारी नीड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा एज ए टीचर कि मैं किसी स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो स्टूडेंट हो सकता है पढ़ाई में, मैंने बहुत मेरे स्टूडेंट्स को देखा है जो शायद केमिस्ट्री में, साइंस में, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी में परफॉर्म नहीं कर पाए, पर आज वो बहुत अच्छे टूरिस्ट गाइड हैं, वो बहुत अच्छे होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वो मर्चेंट नेवी में चले गए, वैरायटी ऑफ फील्ड में चले गए हैं 11-12 करने के बाद। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री में किया, एमएससी केमिस्ट्री में किया, उसके बाद उनको केमिस्ट्री से प्यार हट गया, उन्हें केमिस्ट्री में मन नहीं लगा, मन बदल गया उनका, आज वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो फायर ब्रिगेड में काम कर रहे हैं, वो कहीं गवर्नमेंट जॉब्स पे लग गए हैं। यू कैन नॉट इंसल्ट समवन, क्योंकि ये होता है। मास्टर्स में भी हमने देखा टीचर्स हमारे इंसल्ट कर देते हैं। अब आपके पास एज अ स्टूडेंट मेरे पास 2 ऑप्शन होता है कि मैं टीचर की बात को सुन के एकदम नाराज हो जाऊं या टीचर की बात को सुन के मोटिवेट हो जाऊं। बट एज अ टीचर आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट यू आर नॉट इंसल्टिंग अ स्टूडेंट जस्ट बिकॉज वो करंटली क्या परफॉर्म कर रहा है, उस पर आप क्रिटिसाइज करने से पहले भी आपका क्रिटिसिज्म करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कल को उसको इंसल्टेड फील ना हो। और आज की जनरेशन को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी आइसोलेटेड है। उनकी हमारी दुनिया अलग थी यार। हमारी दुनिया में हम ना फिजिकली सबसे मिलते थे, क्योंकि मोबाइल होते नहीं थे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम तो बहुत लेट आया। आज की दुनिया की वर्चुअल दुनिया, इनके 1000 दोस्त होते हैं इंस्टाग्राम पे, पर रियल लाइफ में एक भी दोस्त नहीं होता। इनके 5000 फॉलोवर होते हैं इंस्टाग्राम में, रियल लाइफ में इनको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। इनके माँ बाप इनकी बात नहीं सुनते, इनके दोस्त, इनके भाई बहन आपस में एक ही कमरे में भाई बहन बैठेंगे लेकिन दिन भर बात नहीं करते हैं। तो आज की जो जनरेशन है काफ़ी आइसोलेटेड जनरेशन है। तो इसको जब आप एज ए टीचर, आज की जनरेशन में टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो गया है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो गया है। यही रीज़न है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल, मतलब जो भी मुझे आज तक इतना फील हुआ, इतना मैंने आज तक कभी किसी ना इंटरव्यू में कहा, वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको नेगेटिव तरीके से ले रहे हो, आप इसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो, वो आपके ऊपर है। इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है बच्चे आपको पसंद ना करें, आप बहुत अच्छा ना चलें, आप फेमस ना हो सकता है कि आपका नाम उतना फेमस ना हो जितना कोई दूसरे टीचर का हो जाए। तो वो केस स्टडी होती है, क्योंकि ये डायनामिक है, मतलब चीज़ें स्टैटिक नहीं कि यही फॉर्मूला इसको लगा दो तो यही हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ओपिनियंस हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करोगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप बहुत अच्छे लोग हो, आप टीचर्स हो, कोई पढ़ा रहे होंगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके मुझे बताइए। जैसे लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था जिन्होंने आईआईटी से पीएचडी की हुई है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बारे में। तो अगर आप भी टीचर हो, आप अगर कुछ एडवाइजेस देना चाहते हो टीचिंग फील्ड के बारे में, बीइंग ए टीचर, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, वो सारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। जितने पॉइंट्स मुझे अब तक याद आए वो मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए, सारे मैंने आपको बता दिए। कुछ और अगर आपको ऐसा लगता है कि
मुझे ऐसे और वीडियोस बना के आपको देने चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में आपके इसको कही हैं उनको ज़रा फॉलो करने की कोशिश करना और मुझे बताना उनको फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया। एक जाते जाते एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, एक सिंपल पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, बीइंग अ टीचर, ये चीज़ याद रखना, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी और मैं ही बादशाह हूँ, उसी दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने जब मैं टीचिंग करियर स्टार्ट कर रहा था उस समय वो अपने पीक पे थे, पर जब वो पीक पे पहुंचे तो उन्हें वो घमंड हो गया कि अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ, और उसी दिन से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। आज जब मैं उन्हें देख रहा हूँ तो उनकी इतनी बुरी हालत होती है कि कोचिंग क्लासेस में उन्हें लेक्चर्स नहीं मिलते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में, अपने जहन में रखनी है कि अगर मुझे टीचर बनना है तो इन चीज़ों पे मैं काम करना शुरू करूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज से ही कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करना स्टार्ट कर दो, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो। आज से ही स्पीच दो, मिरर के सामने खड़े हो, बक बक करना शुरू कर दो, और कुछ नहीं है तो कैमरा सामने लगाए। टिकटॉक बनाने से बेटर है, जहाँ गानों पे लिप सिंक कर रहे हो आप, उससे बेटर है कि एटलीस्ट आप खड़े होकर कोई स्पीच रिकॉर्ड कर लो। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए ताकि आने वाले फ्यूचर में इससे आपको फ़ायदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने आपसे बातें कही उससे आप कोई ऑफेंड ना हो। प्लीज़, ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, कुछ अगर बोलते बोलते मैंने गलती से कुछ और उल्टा सीधा बोल दिया हो उसे इग्नोर कर देना। यानी इस वीडियो का आपको जरूर फायदा होगा अगर आप इसे पूरा देख रहे हो तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। और भी जो आपके जैसे एस्पिरेंट हैं, जो बडिंग एस्पिरेंट हैं, जो टीचिंग करना चाहते हैं, वो आगे आएँ। एक लास्ट में बहुत सारे पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक सबसे बुरी चीज़, जस्ट बिकॉज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये मत सोचना कि आप टीचर नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं लास्ट में कह रहा हूँ इस वीडियो में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आज जब आपके सामने खड़ा हूँ योगी जोशी, ना मेरा नेट क्वालिफाइड है, ना मेरा सेट क्वालिफाइड है, ना मेरा गेट क्वालिफाइड है, ना ही मैंने पेट क्वालिफाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज तक मैंने क्वालिफाई नहीं किया। 2 ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए थे, एक MST CET, महाराष्ट्र स्टेट का जो 12th के बाद CET होता है, मैंने तो JEE का पेपर भी नहीं दिया था, AIPMT नहीं दिया था, AIEEE भी नहीं दिया था, और एक मैंने जैम क्वालिफाई किया था 2015 में, 14-15 में मैंने किया था। उस समय मेरा रैंक कुछ 2000 आया था। तो इन 2 एग्जाम्स के अलावा मैंने आज तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। फिर भी आप मुझे सुन रहे हो और फिर भी मेरे चैनल पे आज के टाइम पे 1,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं और आज के टाइम पे मैं अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये कहना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके ही आप टीचर बन सकते हो, नहीं, टीचिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। टीचिंग एक स्किल है, टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है, जो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। और टीचिंग और एग्ज़ाम पास करना और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना, इन तीनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। जिस दिन आप ये डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट करोगे तभी तुम में कॉन्फिडेंस आएगा, जब तुम ही खुद को ये बोलोगे यार मेरा तो एग्जाम ही पास नहीं हुआ, मैं क्या मुंह लेके खड़ा होऊंगा, मैं खुद ही पास। लोग कमेंट करेंगे, हेटरेड कमेंट आएंगे, मेरे पास भी आए, मेरे पास भी कमेंट आते हैं, अरे तू खुद पास नहीं हो पाया, तू हमको क्या सिखाएगा, तेरा खुद का नेट क्वालिफाइड नहीं है, तू हमको क्या पढ़ाएगा, तू खुद तो जैम क्वालिफाई कर ले, तू हमको। लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको आके बोलेंगे। ये दुनिया की रीत है, आप इसको नहीं बदल सकते। तो पहले तो खुद को बताओ, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। अब बहुत सारे टीचर कम्युनिकेशन स्किल होता है, टीचिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। तो आपको पूरी जिंदगी पढ़ना है, पूरी जिंदगी। आज मेरे को नहीं आता पर 5 साल बाद मेरे को वो चीज़ आ जाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट आज तुमको कितना आता है, इट्स अबाउट कभी तो आएगा। तो वो लर्निंग प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू रखो, आज मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आज नहीं आती, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अरे कभी तो आएगी। कभी तो मैं आज भी एस.एन. सान्याल की बुक लेके अपने सामने आज भी बैठ के रीड कर रहा रहता हूँ। क्यों रीड कर रहा हूँ? कि किसी दिन तो वो ऑर्गेनिक की भाषा मेरे मुंह पे आएगी, मैं ऑर्गेनिक के टर्म्स में बात करना स्टार्ट करूंगा। आपको अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखना, दिमाग में ये समझाना है इट्स ओके अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं हुआ, इट्स ओके अगर मेरा ऑल इंडिया रैंक नहीं आया, इट्स ओके अगर मैं IIT में नहीं गया। भाई फर्क नहीं पड़ता, इसरो में BARC में बैठे हुए सारे, BARC में बैठे हुए, इसरो में बैठे वाले सारे IITians नहीं है। दे आर फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज। दे वर इंटेलेक्चुअल पीपल, दे हैड कॉन्फिडेंस। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपके पास ये चीज़ें हैं, आप टीचर बन सकते हो। और जो पॉइंट्स मैंने कही, थोड़ा मसाला जो मैंने ऐड किया, उसको अपने दिमाग में याद रखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।